आरक्षण के बाद अब प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में भी मेयर पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, पाली, भरतपुर में महिला महापौर का रास्ता साफ हुआ है। प्रदेश के कुल 309 शहरी निकायों में आरक्षण की श्रेणीवार स्थिति में अनुसूचित जाति के लिए 50 पद आरक्षित किए गए। इनमें 16 पद एससी महिला के लिए होंगे। इसी तरह अनुसूचित जनजाति एसटी के 11 पद आरक्षित हैं, जिनमें 3 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हिस्से में 60 पद आए हैं। इनमें 21 पद ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा 188 पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। अनारक्षित श्रेणी के 188 पदों में से 62 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण की लॉटरी के बाद अब निकाय चुनाव की सियासी तस्वीर भी बदलने लगी है। लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित दावेदार अब अपने अपने निकाय में आरक्षण की स्थिति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटेंगे। खासतौर पर मेयर पदों के आरक्षण का असर राजनीतिक दलों की टिकट रणनीति पर भी पड़ेगा। लॉटरी निकलने के बाद ही अब चुनावी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य में 2.5 साल में हुआ जोरदार विकास के दम पर पार्टी जनता के बीच में जाएगी और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगेंगे और इस बार जनता का साथ हाथ को मिलेगा। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या रोटेशन से सत्ता की बाजी बदलेगी। इस बार के चुनाव में रोटेशन फॉर्मूला के सत्ता गेम चेंजर बनेगा और लॉटरी से पुराने समीकरण कितने बदलेंगे। सवाल यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी कैसी है और अपनी अपनी जीतों के दावों के बीच उन जीत के दावों में कितना दम है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चुनावी बिसात पर पहली चाल। सेकंड इज लवान, रायपुर, जैतारन, नागौर, पहली ओबीसी महिला नहीं पहली सॉरी ओबीसी है नागौर। पूरा कैमरा ही ना तो आप चिपका के लगाओगे कि सर थोड़ा सा पीछे की दूसरी ओबीसी की है विराटनगर। तो अब लॉटरी खुल गई है। अब सवाल है 309 नगरीय निकाय जो हैं और उसमें किस तरह की तैयारियां तमाम सियासी दलों की देखने को मिलेंगी। इस बार लॉटरी में क्या कुछ खास है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। रमेश नवल जी हैं, नेता बीजेपी से हैं। साजिद सुलेमानी जी हैं, नेता कांग्रेस से हैं। ईश भारद्वाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मेरा रमेश नवल जी आपसे ही है, तैयारियां क्या हैं? पहले तो तैयारियों की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी वर्ष के 12 ही महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय किया हुआ है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार तत्पर हैं। जी नवल साहब, आवाज नहीं मिल रही आपकी आवाज ब्रेक हो रही है करने वाले हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। नवल जी आवाज नहीं मिल रही है। रमेश जी एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीछे इनकी आवाज ठीक कराएं प्लीज। साजिद सुलेमानी जी कांग्रेस नेता हैं। साजिद जी क्या, मैं आता हूं नवल जी आपके पास। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, उसको रिकरेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। साजिद जी, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? 302 नगर निकाय के अंदर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के ऊपर पूरे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब हमारे एक्टिव है। हमारे पन्ना प्रमुख तैयार है, हमारे
बूथ अध्यक्ष तैयार है और 3-3 हमारे सर्वे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। शहरी निकाय क्षेत्रों के अंदर सभी जगह पर 309 क्लीन स्वीप की हम तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले वसुंधरा के नेतृत्व में लोगों ने वोट दे दिए थे, मगर जब से वसुंधरा के साथ में जो अन्याय हुआ, जो पक्षी सरकार बनी है, जो ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ, जो पानी बिजली की समस्याओं को लेकर के जो मुद्दे हैं, नरेगा को जो खत्म किया गया है और जो मतलब कि चारों तरफ से त्राई त्राई मची हुई है, इन सबको देखकर के कांग्रेस पार्टी सभी की सभी नगर पालिकाओं के अंदर अपना वोट बनाने के लिए एकदम पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। स्थानीय स्तर के ऊपर सभी हमारे नेता एकजुट है और आने वाले समय के अंदर निकाय के अंदर हम इनको बताएंगे क्या होता है। ठीक है। ईश भारद्वाज जी, लॉटरी खुल गई है और लॉटरी के बाद ये जो 309 नगर निकाय की जो सीटें, इनको लेकर एक फॉर्मूला भी सेट हुआ है। थोड़ा सा समझना चाहेंगे, आप बताएं दर्शकों को कि फॉर्मूला सेट हुआ है, उसमें क्या अनारक्षित और आरक्षित को लेकर किस तरह की सेटिंग बिठाई गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी राजस्थान वासियों को बधाई कि जिस नगर निकाय और हमारे जहां से हमारी ग्रामीण सरकार जो हमारे देश की सरकार को बनाती है, उसके चुनाव होने की आज घोषणा हुई और उसकी लॉटरियां आज खुल गई हैं जी। तो साथ में हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु बैठे हुए हैं, इनको भी बधाई, क्योंकि बहुत सारे विवाद राजस्थान में चल रहे थे इन चीजों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती और उस तरह की चीजें चल रही थी, बहुत सारे नैरेटिव चल रहे थे। तो सभी को बधाई कि आज लॉटरी खुली है। देखिए, अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे, जो आज ये चीजें लॉटरी खुली है और जो जिन लोगों को भी इसमें मौका मिलने वाला है। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, जो 309 निकायों में से 188 पद अनारक्षित हैं और एक को 121 पद आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षित पदों में 50 पद एससी के हैं, 11 पद एसटी के हैं और 60 ओबीसी वर्ग के लिए दिए गए। तो ओबीसी वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी गई है, जिसकी इतने समय से बहुत ज्यादा डिमांड चल रही थी। दूसरा, सबसे अच्छी चीज जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात हो रही थी अभी तक, जो अभी संसद के अंदर अभी कुछ समय पहले भी वो चीजें चर्चाएं में आई, लेकिन कुछ पार्टियों के कारण, विपक्षी दलों के कारण वो बिल नहीं आ पाया था, है ना। अब उसमें 10 में से 6 मेयर पद, तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा ये चीज हुई है। चुनाव आयोग के माध्यम से, लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से 6 पद मेयर के महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमें जोधपुर, उदयपुर और आपके जयपुर और बीकानेर के जो मेयर के पद है वो अनारक्षित रखे गए, जबकि कोटा का मेयर पद ओबीसी महिला को दिया गया है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज इसके अंदर हुई है। और सबसे अच्छी चीज जो हुई है इसमें, आरक्षण रोटेशन और जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। इसमें किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं कोई भी लगा सकता, क्योंकि पिछली जो टाइम था, इसमें पिछली बार की किसी भी खास वर्ग या महिला के लिए आरक्षित पद इस बार अलग श्रेणी में जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं है इसके अंदर। अच्छा, अब अगला जो चरण होगा ना, वो वार्ड स्तरीय आरक्षण का होगा, वो जो 14 से 16 अगस्त के बीच जिलों में जो वार्ड की लॉटरी निकलेगी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या है कि वास्तविक जो उम्मीदवारी है ना, गणित वो बैठेगा। और सबसे अच्छी चीज ये हुई है इसके अंदर कि जो लोग अपनी सीटों को स्थायी मान के बैठे थे कि मैं यहीं से चुनाव लड़ता हूं, अब उनकी सीटें सारी अदल बदल हो गई हैं। अब लोगों को नए सिरे से एक नए तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बंधु अभी जो कह रहे थे, हम कमर कस के तैयार हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप कमर कस के तैयार रहे। जिस चीज की आप इंतजार कर रहे थे वो चीज अब आपके सामने आ गई है। और इसका सबसे बड़ा जो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा ना साहब, वो पड़ेगा कि कई जो पुराने दावेदार है ना, जो सीटों को आरक्षण के कारण जिनकी सीटें बदल सकती थी, और जबकि नए सामाजिक समूहों, नए चेहरों को इसमें ना अवसर मिलेगा अब। तो ये एक बहुत अच्छी चीज इस चुनाव में होने जा रही है। और सरकार की एक चीज की तारीफ करूंगा कि पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, किसी तरह की कोई छुपी हुई प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले निवेदन 3-4 सुझाव दिए थे, उनमें से 2-3 सुझाव सरकार ने इस चुनावी प्रक्रिया में, इस लॉटरी प्रक्रिया में उनको यूज किया है। तो उसके लिए सरकार को धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी, रमेश नवल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तैयारियों को लेकर आप बता रहे थे कुछ, और किस तरह से इस लॉटरी के प्रोसेस को देख रहे हैं? रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सीटों के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए जो एक अलग से प्रायोरिटीज सेट की गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी तैयारियां आपकी हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो उस अनुरूप निर्णय भी करती है। और हमारा संगठन बूथ स्तर तक तैयार हो चुका है।
हमारे कार्यकर्ता बहुत ही इंतजार कर रहे थे इस चुनाव का। अब जी। चूंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिल नहीं पाई थी सरकार को, इस कारण से थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही शानदार हम निकाय, नगर और ग्रामीण निकाय में हम जीत दर्ज करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की स्थिति, हमारे प्रवक्ता बंधु यहाँ जो बैठे हैं बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। मुझे तो ध्यान नहीं आता कि इनकी तैयारी किस प्रकार की है। गोविंद सिंह जी डोटासरा और गहलोत जी आपस में लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी को उन्होंने अलग थलग किया हुआ है। कभी टीकाराम जी जूली जो है अपना अस्तित्व बचाने के हिसाब से वो कूद पड़ते हैं इन वार्ताओं के अंदर। लेकिन ये कभी एरे गेरे नथु गेरे इनको बोलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष गहलोत जी को, तो उन्हीं के उपाध्यक्ष बोलते हैं कि साहब एरे गेरे नथु गेरे जब कुछ बन जाते हैं तो पगला जाते हैं। तो कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी आज मुझे उस नाव की तरह दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे छेद हैं और उन छेद पर इन्होंने पदाधिकारी बिठा रखे हैं। अब स्थिति यह है कि ये एक दूसरे को गाली गलौज कर सकते हैं, एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं, एक दूसरे को जयचंद कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, लेकिन वहां से उठा नहीं सकते हैं। क्योंकि उठाओगे तो नाव में पानी आ जाएगा उन छेद के माध्यम से, पूरी पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसलिए हमें इनकी आंतरिक लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हम, हमारे लिए केवल बोनस है। हम तैयार हैं चुनाव के लिए। 2.5 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर हम बहुत ही शानदार जीत अर्जित करेंगे और जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएंगे और हम अब की बार सरकार रिपीट भी करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है साजिद सुलेमानी जी, तैयारियां हैं आपकी, आपने कहा अच्छी बात है, तैयारियां होनी भी चाहिए। बीजेपी कह रही है हम तो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, आपकी तैयारियां तो आपस में ही लड़ाई झगड़े में निकल जाती हैं। रमेश नवल जी को सुना होगा आपने, डोटासरा साहब आप अशोक गहलोत से लड़ते हैं, अशोक गहलोत डोटासरा साहब से विवाद ये मीडिया का प्रिस्क्रिप्शन, भारतीय जनता पार्टी का प्रिस्क्रिप्शन है कि लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है और पार्टी आने वाले समय के अंदर 309 निकाय के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और इनको पता लग जाएगा कि 309 निकाय के अंदर क्या होता है। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन बना करके मीडिया के सहारा लेकर के, जिस तरह से हमारे बंधु है, बड़े भाई हैं, ये कहना चाह रहे हैं, इस तरह से उनसे आना, इन चीजों से कुछ आना जाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व सब एकजुट है और सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग जो इन्होंने जो 2.5 साल के अंदर 30 महीने के अंदर पूरी की पूरी इन्होंने जो सफाई भर्तियां नहीं की है, पानी बिजली की समस्याएं हैं, मनरेगा को, शहरी मनरेगा को खत्म किया है, तो जिस तरीके से इन्होंने आरटीएस उसको खत्म किया, जिस तरीके से इन्होंने चिरंजीवी योजना को नुकसान दिया है, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां फ्री नहीं मिलती है, लोगों को इलाज के लिए फ्री नहीं मिलता है, एक इंजेक्शन तक फ्री नहीं मिलता है, जो स्थितियां इतनी आगे, अभी जो औरतें प्रसूता की जो मृत्यु हुई है, मुद्दे बहुत हैं, इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता उनको झेल ही नहीं पाएंगे। जनता में रोष है और जनता का रोष आने वाले समय के अंदर, चुनाव के अंदर, वोट के अंदर नजर आएगा। ये बैलेट पड़ने का इंतजार है, बस बैलेट नजर आएगा कि जो इन्होंने मनरेगा को खत्म किया, गरीबों के ऊपर अत्याचार किया, ओबीसी को जो नुकसान देने के इन्होंने प्रयास किया है, वो सब बातें आने वाले दिनों के अंदर सामने आएंगी। ठीक है, ये जी दावे और विवाद अपनी तरफ हैं, दावे अपनी तरफ हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो खासकर महिलाओं को लेकर जो बात आपने भी कही थी, आपने युवाओं को लेकर बात कही थी, महिलाओं को लेकर है। और अगर मेयर की तस्वीर को हम समझने की कोशिश करें तो 2019 में निगम में मेयर का आरक्षण था और उससे अब कितनी तस्वीर यहाँ पर बदली इस लॉटरी के माध्यम से, वो भी आप थोड़ा सा आपसे हम समझना चाहेंगे। ऐसी लॉटरी में ऐसी को कितना कैटेगरी तवज्जो दी गई? देखिए, मैं आपको दौसा का उदाहरण देता हूँ। दौसा में चेयरमैन का पद जो इस बार है ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है जी, जबकि पिछली बार यह सामान्य महिला के लिए था। यानी रोटेशन का स्थानीय राजनीतिक समीकरण पर वास्तविक असर देखना शुरू हो गया है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, एसटी एसटी के लिए जो चीजें दी गई है, अब देखिए इसमें आरक्षित सीटों में 50 एससी को दी गई है, 11 एसटी और 60 ओबीसी वर्ग को दी गई है और 188 पदों को अनारक्षित रखा गया है और 125 पद जो है इसमें 121 पद वो आरक्षित रखे गए हैं। अब दूसरी चीज मैं एक और कहना कैसे तैयार है नहीं है, मेरा एक सजेशन है, ये चीज बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को नहीं बोलनी चाहिए। ये पार्टी तैयार नहीं है तो आपको फायदा है, और तैयार है तो भी आपको फायदा है, क्योंकि बीजेपी को अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरी चीज, अब जब सरकार अगर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये जिम्मेदारी इस चुनाव को जनता राजस्थान के अंदर जो ये आप मान के चलिए कि राजस्थान के चुनाव का सेमीफाइनल है। 2028 में राजस्थान में चुनाव होने हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो परसेंटेज होता है हमारा जीत का, लोगों की विचारधारा का, उसका असर दिल्ली तक की सरकार पे पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की या किसी की भी हो। तो ये राजस्थान में सेमीफाइनल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारी है, जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं ना, उन पे जनता मोहर लगाएगी नहीं लगाएगी ये इस चुनाव में डिसाइड होगा था। दूसरा, अब अगला जो चरण है ना, वार्ड स्तरीय आरक्षण होगा, वो 14 से 16 अगस्त में होगा। अब इसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव यह पड़ने वाला है कि कई पुराने दावेदार, जैसे मैंने कहा, आरक्षण के कारण उनकी सीटें बदल जाएंगी, चीजें। अब क्या है, अब मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरीके से देखूं ना, लॉटरी ने सिर्फ आरक्षण तय नहीं किया है, इसने टिकट वितरण की पूरी गणित को बदल दिया है। जो इस बार ये टिकट प्रक्रिया हुई है ना, आपकी रोटेशन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर उन स्थानीय नेताओं पर पड़ेगा जो राजनीति लंबे समय तक एक वार्ड में, एक जगह में, एक आपके नगर पालिका चेयरमैन के हिसाब से करके बैठे थे। अब सरकार के सामने अगली परीक्षा आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद चुनाव को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये चुनाव 2028 का सेमीफाइनल है राजस्थान के हिसाब से, और अभी कांग्रेस के पास राजस्थान में लोकसभा की सीटें भी हैं, तो 2029 का भी ये इस पे असर पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। अब स्थानीय लोकतंत्र में आरक्षण प्रतिनिधित्व के माध्यम से है, ये एक अलग प्रक्रिया है, जबकि लेकिन रोटेशन का उद्देश्य यही है कि राजनीतिक अवसर स्थायी रूप से किसी एक वर्ग या व्यक्ति तक सीमित न रहे, वो सबको मिले। ऐसा इस लॉटरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रिया में हमने महसूस किया है, और ये प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी रमेश जी, तैयारियों के लिहाज से भी हमने बात की, हमने लॉटरी के सिस्टम को समझने की भी कोशिश की, और जिस तरह से ईश भारद्वाज ने बताया है। अब आप बीजेपी की अगर हम तैयारियों को देखें तो जो मुद्दे हैं वो विपक्ष लगातार उठा रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे। ज़मीनी मुद्दे आप जानते हैं, कुछ मुद्दे जैसे कि युवाओं के मुद्दे हैं, हमने देखा राजस्थान में भी जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा रहा वो भी ज्वलंत रहा, और रोज़गार का मुद्दा रहा, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, जो मूलभूत मुद्दे वही होते हैं, स्थानीय स्तर के होते हैं। तो क्या आपकी तैयारियां उस स्तर की हैं कि जो कांग्रेस हमलावर रहे और वो भुनाने की कोशिश तो करेंगे, देखिए विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है निकाय चुनाव में करने की कोशिश करेंगे, तो क्या उस स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर तैयारियां हो पा रही हैं? क्या इस बात की तस्दीक हो पा रही है कि हाँ भजनलाल सरकार उस लेवल पर काम कर रही है कि भाई सबको संतुष्ट किया जाएगा, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रहने दिया जाएगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ जी। मुझे बताइए कि जो गहलोत सरकार थी उस समय 19 पेपर लीक हुए थे। जब से भजनलाल सरकार बनी है एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें राजस्थान का कोई संबंध नहीं, वो दक्षिण भारत से हुआ था। और इनके समय में भ्रष्टाचार का ये आलम था कि डोटासरा जी के सामने, गहलोत जी के सामने शिक्षक, साजिद जी आता हूँ थोड़ा सा मैं आपके पास। जो तबादले हुए हैं उसमें एक भी शिक्षक एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा सकता है। और जहां तक सरकार की परफॉर्मेंस की बात है, हमने तो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप बहस करें 5 साल बनाम 2.5 साल, लेकिन इनके नेता वहां पर विधानसभा में टिके नहीं, ऐसे नहीं किए उन्होंने। तो हम हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर जा रहे हैं। इस भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आप केवल उन पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, उन पर हमारा ध्यान नहीं है। उनकी जो आपस में उनका जो द्वंद्व है वो तो हमारे लिए बोनस है। हम हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर इससे चुनाव में जाने वाले हैं। जो कई सारे ऐसे जो पेंडिंग मामले थे, चाहे ईआरसीपी का हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, या जो रिफाइनरी वाला मामला हो, ये सारे काम जो पेंडिंग थे उसको भजनलाल सरकार ने बहुत ही तीव्रता के साथ संपन्न किया है। और हम हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुनाव में जाने वाले हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुझे बता दीजिए कौन सा मुद्दा है? भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्री अभी भी जेल के सलाखों के पीछे। हमारी सरकार में किसी एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, पेपर लीक एक हुआ नहीं है, और लगातार जो है सरकारी नियुक्तियां हमारी सरकार निकाल रही है। तो रोजगार की दृष्टि से देखें, आप युवाओं को, किसानों को, हर वर्ग को, महिलाओं को, हर वर्ग को साधते हुए भजनलाल सरकार काम कर रही है। और हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम चुनाव जाने वाले हैं। कांग्रेस का जो आपस का द्वंद्व है वो तो हमारे लिए बोनस है, उसके कारण से हमें लाभ ही मिलेगा।
और जहां तक बात है तो हम परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत ही शानदार जीत अर्जित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके आप मुझे बताइए कौन से जिले में कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ रहे हैं? आप चाहे अजमेर ले लीजिए। आता हूँ साजिद जी, मैं आता हूँ, आपकी नोटिंग देख ली मैंने, आता हूँ सर। मैं भिलवाड़ा की मैं स्थिति बताता हूँ कांग्रेस की, कि यहाँ पर जो शहर जिला अध्यक्ष हैं और ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं वो समानांतर संगठन चलाते हैं। शहर जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता ग्रामीण जिले में बैठ के कर रहे हैं, ग्रामीण वाले शहर में बैठ के कर रहे हैं, एक दूसरे को फुटियात सुहाते नहीं है। तो ये आपस में ही ये एक दूसरे को निपटा देंगे, और जो बचे हुए हैं उनको चुनाव में हम निपटा देंगे। हमारा काम तो आसान ही है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर भी और कांग्रेस के ये बात बहुत अहम कही है नवल जी ने। नवल जी ने ये बात बहुत ही स्पष्ट कही है और बहुत हास्यास्पद अंदाज में कही है, आपस में निपटा देंगे और उसके बाद जो बचे होंगे उन्हें हम निपटा देंगे। ठीक है, ठीक है नवल जी। साजिद जी, क्या निपटी का खेल चल रहा है कांग्रेस के अंदर? सामने वाले को अब मौका नहीं देंगे निपटाने का, वो कह रहे हैं हम बचे हुए जो होंगे उन्हें खुद ही निपटा देंगे। अब तैयारियों के लिहाज से देखें तो क्या रोटेशन फैक्टर में आपको फायदा होता नजर आएगा, जिस तरह से ये लॉटरी निकल कर सामने आई? साथी भी बोल रहे थे निपटाना का जी, ये तो एक गैर संसदीय भाषा हो गई निपटाना। कोई किसी को निपटाता नहीं है, ठीक है ना? जी जी, लोकतंत्र है, इसके अंदर नजर आएगा आने वाले समय के अंदर। जी, जैन जी इनके सामने तैयार बैठा है, इनके सामने मनरेगा के कर्मचारी तैयार बैठे हैं, शहरी मनरेगा के। इनके सामने जो सफाई कर्मचारी की जो इन्होंने भर्तियां कैंसिल की थी 2024 के अंदर दिसंबर में, 12 लाख सामने तैयार बैठे हैं। अब 10 दिन पहले जो इन्होंने एक सफाई कर्मचारी का एक एड निकाला था कि 15 तारीख के बाद में हम भर्तियां करेंगे, 15 तारीख को तो आचार संहिता लग गई। कहने का मतलब ये भी एक लॉलीपॉप रहा, वो तैयार बैठे हैं। इनके सामने पानी बिजली के मुद्दे तैयार बैठे हैं। और जो ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते थे, वन स्टेट के अंदर पंचायत राज का चुनाव अलग हो रहा है, विधानसभा और लोकसभा अलग हो गई, नगर निकाय का अलग हो रहा है। तो वन स्टेट 4 इलेक्शन तो इतने हो चुके हैं, ठीक है ना? अब आने वाला समय कौन किसको क्या करेगा, मैं निपटाने की बात तो नहीं करूंगा, मैं ये जरूर करूंगा कि आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र है और सामने नजर आएगा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो ऐसा नहीं कि कोई किसी को निपटाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की बात करती आई है। आने वाले निपटाने का काम तो आपको यूजीसी वाले भी करेंगे आने वाले समय में। यूजीसी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है वो जग जाहिर है। आप अपने मन के अंदर सोचिए कि यूजीसी को लेकर के आप उसका कितना फायदा ले पाएंगे ये बताओ साजिद जी। हम तो हिंदुस्तान की जितनी भी आबादियां हैं, हम तो उनके संरक्षण की बात करते हैं। हम तो कांग्रेस ने अभी तक यूजीसी के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। किसने कह दिया? गहलोत साहब का ट्वीट आया है, आप बात देखिए। आप किसने कह दिया? आप देखिए, राहुल गांधी जी ने यूजीसी के पक्ष में कुछ बोला नहीं बोला। अब बोला, आप चेक करिए। वो तो सदन में शोर मचा रहे थे। आज वो सदन का आखिरी दिन था, वो तो सदन में शोर मचा रहे थे कि बच्चों के साथ कैसे उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी कोई भी ट्वीट या कोई भी बात फायदा उठाने के लिए नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों संवैधानिक की रक्षा के लिए हमेशा काम करती रही है। जहां पर जिसको प्रताड़ना होगी, जहां जिसके लिए परेशान होंगे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। और किसानों के साथ में जो अत्याचार हुआ किसी छुपावा नहीं है। और ये पूरा बॉर्डर इलाका, आज आप देखिए कितना लंबा बॉर्डर इलाका है, जिसको लेकर 50 किलोमीटर खाली करने के आदेश अलग अलग एसडीएम देख रहे हैं। कोई गंगानगर का दे रहा है, कोई करणपुर का दे रहा है, कोई रायसी नगर का दे रहा है, कोई जालोर का दे रहा है, कोई सांचौर का दे रहा है, कोई बाड़मेर का दे रहा है। तो छुपावा नहीं है। ये पूरा का पूरा नीम का थाना इलाका जिसके अंदर तोड़फोड़ किया, छुपावा नहीं है। सीकर से लेकर जयपुर तक का इलाका जहां पर तोड़फोड़ हो रही है, छुपावा नहीं है। सुन लीजिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है। अभी जो देश में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, कांग्रेस उनका फायदा किस तरह उठाने का प्रयास कर रही है, आप इसका जवाब दो। कोई स्ट्रेटेजी है आपकी? कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में आप उसका कैसे फायदा उठाओगे? निकाय चुनाव हमेशा स्थानीय स्तर के ऊपर होते हैं। नाली, सड़क, बिजली, वो सब होता है, ठीक है ना? जैन जी की नाराजगी अपनी जगह पर, शहरी निकाय भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? सफाई कर्मचारी की भर्ती भी उससे जुड़ी हुई है। बहुत से मामले से जो स्थानीय निकाय से जुड़े हुए हैं। स्थानीय निकाय के अंदर जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरीके से बजट कम किया गया है, जिस तरह से सेंटर का बजट आना कम हुआ है, स्टेट का बजट कम हुआ है, जिस तरीके से स्थानीय निकायों को अलग अलग टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले पार्षद और नगर निकाय का जो चेयरमैन होता था वो जनता के हित को देखते हुए टैक्सेस लगाता था। मगर जिस तरीके से पूरी छूट दी गई है अधिकारियों को, उन्होंने टैक्सेस लगा दिया। कहीं पर भी ये चीज करोगे तो इसमें 500 रुपए। आज इजाजत तामीर जो 400-500 में मिल जाया करती थी, आज लाख रुपए में नहीं मिलती भाई साहब इजाजत तामीर। उसके पैसे भरने पड़ते। दुनिया भर की जो एक्स्ट्रा सेस लगाए हैं, एक आदमी बेचारा जिसको लोन लेना था वो इजाजत तामीर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे पता है मुझे लोन लेकर अपना मकान बनाना है। वो पहले कर्जा ले या इनका इजाजत तामीर ले, उनको अपने एनओसी लेनी पड़ती है, उनको अपना सब डिविजन कराना पड़ता है।
ये स्थानीय निकाय के अंदर बहुत से काम रोज के रोज होते हैं, मगर जिस दिन से 2 साल से सरकारें नहीं बनी है स्थानीय निकाय की, तब से जो मनमानी करी है कर्मचारियों ने, इन्होंने जो स्थानीय निकाय की जो रेटें बढ़ाई है, आम आदमी परेशान हो चुका है। चक्कर निकाल निकाल करके एक साल तक लोगों की ज्यादा ताबीर नहीं मिलती। एक साल तक आदमी को जो उनके सीवरेज ठीक नहीं होते, सर सीवरेज ठीक नहीं होते। एक सवाल सुन लीजिए एक मिनट में। किसी का वो सीवर का जो ढक्कन है वो उबल रहा है, उसको लेकर अपने पार्षद के पास, पार्षद के तब तो एक्स हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, वहां पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नगर निकाय के अंदर स्थिति इतनी गंभीर बन चुकी है कि लोगों की सड़कें खराब, लोगों के बरसातों का दौर है, नालों के टेंडर नहीं होते। मतलब मैं स्थानीय स्तर की बातें कर रहा हूँ आपसे, छोटे छोटे स्तर की बातें ये जो निकाय के अंदर होती है। गांव में जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं बनी है, उनके अंदर हालात जाके देखिए, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा सेक्स लगाया, जो सेस लगाया जा रहा है, उन सेस के अंदर वो लोग परेशान हो रहे हैं। पहले प्रधानी के अंदर होते थे, आपने अलग से निकाय बना दी, चलो कोई नहीं, स्वागत किया, मगर उसके अंदर जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो उनका बिल बढ़ के आ रहा है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। आपने कहा हम ये एक्स्ट्रा भर्ती करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भर्ती नहीं हो रही है। आपके पास ईओ नहीं है, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है, आपके पास जयन नहीं है विकास के लिए, आपके पास आईएन नहीं है, आपके पास एक सिस्टम ही नहीं है। ठीक है साजिद जी, आप ये कह रहे हैं कि ये स्थानीय मुद्दों को लेकर हम निकाय चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता को भरोसा दिलाएंगे कि कांग्रेस बेहतर कर सकती है। भर्ती दी हुई हो, कोई नौकरी दी हो तो लोग देखेंगे ना। भर्ती तो दी नहीं, 250 करीब के 12 सालों के अंदर पेपर के घोटाले में। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, है ना रमेश जी, 250 घोटालों की एक राहुल गांधी की लिस्टें बताई है। अब ये भाई हमारे बड़े भाई बता रहे थे, सीकर के अंदर इसका 0 पॉइंट पाया गया, एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, और कांग्रेस के टाइम में 10 साल की कड़ी सजा की व्यवस्था की गई पेपर चोरी के अंदर। देखो, पेपर चोरी एक महा विनाशकारी स्थिति है। उस स्थिति को देखते हुए अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जिस तरह जैन जी का आंदोलन हुआ, छुपी हुई बातें नहीं है, सब सामने गलत थे, जब तो हो गए ना। एनटीए के नॉर्थ वेस्ट एजेंसी बना दिया। वही चीज तो पूछ रहे हैं साजिद साहब आपसे वही चीज तो पूछ रहे हैं जी कि आप अपने मुद्दे को आप जो एक सेकंड साजिद साहब एक सेकंड सुन लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है, आपने तमाम चीजें गिना दी, ठीक है। एक छोटा सा सवाल जी कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है साजिद जी, जी शिक्षक पर किसको नहीं देखेगा? सवाल तो मैंने पूछ इतने सारे, एक जवाब दे दो। एक छोटा सा सवाल, ये नगर निकाय कैसे चलाएंगे तो बता दो। एक सवाल का आप मेरे का जवाब दीजिए। इतनी सारी समस्याएं स्थानीय लेवल से टॉप तक हैं, ये क्यों हुई है पता आपको? 2 साल में जो नगर निकाय के चुनाव, साजिद जी सुन तो लीजिए, सर सुनिए, आप लगातार, मैंने समय दिया आपको, पर्याप्त समय दिया, आपने बोला, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, सर सुन तो लीजिए। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये आप दोनों प्रवक्ताओं का सब्जेक्ट है ना, ये दोनों प्रवक्ताओं का सब्जेक्ट है। बिल्कुल, मेरा तो आपसे एक छोटा सा, साजिद जी सुन लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस, जी छोटा सा एक सवाल है। इतनी सारी समस्याएं जो अभी राजस्थान में चल रही हैं, आप जो बता रहे हैं, है ना, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से सरोकार रखने वाला व्यक्ति हूँ, है ना, किसान परिवार से भी हूँ। क्या कांग्रेस इन स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई ऐसा स्थानीय समस्याओं से लेकर राजस्थान में जयपुर तक की समस्या, शहरी समस्याओं तक, कोई ऐसा चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस ला रही है? बिल्कुल इन चुनाव हम लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, वक्त बताएगा हम क्या क्या लेके आते हैं। और हमारे बाकायदा आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज मीटिंग ली है, अलग अलग उसको लेके कल फिर मीटिंगें चल रही है। मेरे को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि चुनावी घोषणा पत्र आएगा, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ विधानसभा पार्टी, अगर आप कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वार रूम में आइए, वहां पर हम आपको तैयारियां बताते हैं, आपको आपका स्वागत करेंगे हम इसी। ठीक है, आएंगे जब आपको तैयारी पता लगेगा ना, अभी जनता में थोड़ी आएगी तैयारी। चलो हम अल्टीमेट आपसे मिलेंगे तो देखेंगे, आप अभी 2-4 दिन में आ जाना चाहिए, आपका ऐसा कुछ आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि फिर तो समय ही नहीं है। ठीक है रमेश जी, ठीक है साजिद साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। रमेश जी, तमाम मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे गिना दिए, इतने लंबे समय से आपने सुना होगा, पर्याप्त समय हमने साजिद जी को दिया। वो तो कह रहे हैं पूरी तैयारी के साथ है, मतलब बाहें सब खींच खांच के तैयार बैठे हैं इस बार भाई निकाय चुनाव में, हम तो पूरे तैयार हैं, आ जाए बीजेपी दंगल करने। बिल्कुल तैयार है हम तो कह रहे हैं ना कि इस चुनाव के अंदर हमारे यहाँ कहावत है कि नई केस खतरा है, मतलब मालूम पड़ जाएगा इनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की इस चुनाव में रहने वाली है। क्योंकि इनके पार्टी के जो समानांतर संगठन चल रहे हैं, उस समानांतर संगठन में हमारे से ज्यादा इन्होंने तैयारी कर रखी है कि किसको टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद में किसको हराना है। तो साजिद जी, आप अपने संगठन को संभालिए, हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हम बहुत अच्छी जीत अर्जित करने वाले हैं।
आपकी जयपुर की नेता अर्चना जी बोलती है कि पहले नहीं हमें रमेश जी, आपस आप में कह रहे थे लड़ना इनके पड़ता है, पास तो उसके कोई बाद मुद्दे नहीं है, वो तो कह रहे हैं हैं स्थानीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, इतने सारे गिना दिए उन्होंने, आप तो कह रहे थे मुद्दे ही नहीं मुद्दा है। नहीं है। कहाँ मुद्दे इनके पास में? अगर मुद्दा होता तो ये राजस्थान में कहीं ना कहीं आंदोलन कर पाने की स्थिति में होते, मुझे बताइए ना। प्रदेश स्तर पर इन्होंने एक भी आंदोलन किया क्या ऐसा कोई? क्योंकि मुद्दा नहीं है, जनता इनके साथ में नहीं है। जनता जो है सरकार की परफॉर्मेंस के से संतुष्ट है। मुझे बताइए कौन से जिले में या प्रदेश स्तर पर इन्होंने कौन सा आंदोलन किया है? अगर 2.5 साल में आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, तो आप जनता को साथ लेकर के कोई आंदोलन कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार अच्छी चल रही है, सरकार काम कर रही है, बिना भ्रष्टाचार के काम कर रही है, इस कारण से तो आंदोलन नहीं कर पाए ना। तो केवल बोलने से काम नहीं चलता साजिद जी। आप मुझे बताइए ना, जनता आपके साथ में है क्या? आप 50 लोगों की भीड़ तो कहीं जुटा नहीं पाते हैं, केवल आपके होर्डिंग लगाने से और सोशल मीडिया पर केवल बातें करने से रमेश जी, नहीं चल सदन के पाया। अंदर, रमेश जी, सदन में हमारे नेताओं का आपके लोग जवाब ही नहीं दे पाते। आप आंदोलन की बात सदन करते में तो हैं, बहस करने के लिए रुकते भी नहीं आपके नेता। साजिद जी क्या बात कर रहे हैं? किसने जब कहा हमारे सदन भजनलाल में? जी ने कहा था कि आप बहस करिए 2.5 साल बना 5 साल को लेकर के, तो आपके टीकाराम जी जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा कहाँ सदन में रुके? बहस नहीं कर पाए आप वो। रमेश जी, क्योंकि जब आप तारीख तय ऐसी कीजिए, कई सारी योजनाएं- आप तारीख तय कीजिए, समय तय कीजिए, और बहस करने के लिए हमारे नेता तैयार बैठे हैं। आप ये जवाब हमारे देना। भजनलाल जी ने कहा था। आपकी ये हमारे आप भजनलाल जी ने कहा था। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर आप बात विधानसभा कीजिए। में और ना लोकसभा में। तारीख आपकी, विधानसभा आपकी, जवाब देने के लिए तैयार है पूरी कांग्रेस पार्टी। अरे 2.5 साल के साजिद जी, विकास है, विकास का। विधानसभा हो चाहे लोकसभा आप हो, तैयारी कीजिए ना। आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि हम तैयार है। आपके पास कोई मुद्दा आप नहीं है। नोटिफिकेशन जारी कीजिए। भजनलाल जी ने तो कहा था कि दिन और कांग्रेस तय पार्टी के करिए, दौर में समय जो तय करिए। टेंडर लगे थे उनको कैंसिल कर दिया गया। आज इसलिए आज जल जीवन मिशन के अंदर जगह जगह हर जिले के अंदर अलग अलग काम थे, वो जल काम जीवन बंद कर दिए। मिशन में पहला तो आपके बजट नेता सुनिए है सुनिए जी, सुनिए जोशी अभी रमेश जेल जी में है, सुनिए, आपको जानकारी है रमेश जी ना? सुनिए, रमेश जी अभी सुनिए, आपकी जानकारी है या नहीं? आपके दिव्या कुमारी जी ने जो पहला बजट पास किया था, उस पहले बजट की एक ईंट अभी तक तो लगी नहीं। उन्होंने कहा हम ये हाईवे निकाल रहे हैं यहाँ से, हम इतना लंबा हाईवे बनाएंगे, हम ये करेंगे। एक हाईवे की नजर नहीं आया, एक जमीन अवाप्ती की नजर नहीं आई, एक सड़क बनती नजर नहीं आई। 2.5 साल निकाल दिए। पहला बजट आज तक उसका इम्प्लीमेशन नहीं है, उसका कागजी कार्रवाई नहीं चल रही। आपके ये जो एनओसी नहीं दे पा रहे हैं, आपके ये जो मंत्री हैं आपके अलवर वाले, तो कहने का मतलब यह है कि आपके खुद के भारतीय जनता पार्टी के नेता एनओसी नहीं दे पा रहे हैं। एनओसी हमारे पास थोड़ी है। आपको वन विभाग की जो एनओसी लेनी है, लीजिए आप उनसे, आप विकास को काम कीजिए। काम तो आपको करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के तमाम कामों को अब बंद कर दिया गया है। ये तो अभी चुनाव मालूम पड़ जाएगा कि काम बंद किए हैं या काम बहुत ही तीव्र गति से हो रहे हैं। चाहे किसान वर्ग हो, किसानों के आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है होने की व्यवस्था की रमेश है। जी, और आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है, आप सब्सिडी देखिए। दी है ग्रामीण क्षेत्र में। मैं आपको लोग छोटी सी संतुष्ट बात हैं कह रहा हमारे हूँ, से। आप जहाँ कहीं भी चुनाव रहते हैं उसके घर की साजिद सड़क जी, टूटी हुई है। एक-एक करके सर, उस एक-एक मोहल्ले की करके। सड़क टूटी हुई है। आप जहाँ रहते हैं उस घर की सड़क टूटी हुई है, उस मोहल्ले की। हम अपने मोहल्ले की सड़क नहीं बना पा रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? हम वोट की बात कर रहे हैं, वोट मिलेंगे, सड़क नहीं बना पा रहे, सीवरेज नहीं कर पा रहे, नाली नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी बातें नहीं कर पा रहे, सफाई सड़कें भी बन रही है, नालियां भी बन रही है, घरों पर पानी भी पहुंच रहा है और बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से है साजिद जी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है। आप केवल बातें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम जीत करके बताएंगे आपको। ठीक है रमेश जी, साजिद जी, ठीक है। ये जी जातीय समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जी। और इसमें हमने देखा है महिलाओं में, हम देख रहे हैं जो क्लासिफिकेशन किया गया है इस लॉटरी में, इसमें हर पद में कुछ ना कुछ महिलाओं को जरूर दिया गया है। ओबीसी में भी आरक्षण दिया गया, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। तो जातीय समीकरण का एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा। और जो रोटेशनल फैक्टर की आप बात कर रहे थे, उसके साथ इसका अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ नजर आता है? देखिए, रोटेशन फैक्टर से सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये पड़ेगा, जो लोग स्थायी एक सीटों पे बैठे हुए थे ना, उनकी सीटें चेंज हो जाएंगी। पहली चीज ये, जैसे मैंने आपको दौसा का एग्जांपल दिया, जी जी, ठीक है। और दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि अब लोगों को, अगर वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो उनको दूसरी जगह जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और रोटेशन से दूसरा फर्क, मतलब ये तो एक तरीके से महिला का मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल से उसमें, बाकी कई कई जगह अगर जनरल में या किसी भी रिजर्वेशन में अगर पुरुष थे तो वहां पे महिला आ गई है। और सबसे अच्छी चीज इन्होंने रोटेशन से जनसंख्या के आधार पर रोटेशन को इसमें किया है। कुछ सीटें बढ़ी है, कुछ सीटें घटी हैं। तो अब इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि अब जो एक, मतलब एक पारदर्शिता जिसकी एक लोग उम्मीद कर रहे थे ना, वो एक ट्रांसपेरेंसी इस लॉटरी प्रक्रिया में नजर आ रही है। अब जैसा हमारे भाई साहब जो कह रहे थे ना कि अभी सब कुछ इतना हुआ पड़ा है, तो मैं तो कांग्रेस वाले बंधु से कहूंगा कि आप
फायदा उठाओ इसका भरपूर, और अगर अब भी फायदा नहीं उठाया फिर हम किसी डिबेट में मिले तो फिर ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी भाई साहब। तभी तो आपको कह रहा हूं, कल बार रूम में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ, नहीं मैं स्वागत तो देखो नहीं करा पाऊंगा आदरणीय आपसे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम आपका आपको वो तैयारी दिखाते हैं ना, क्योंकि आपने कहा तैयारी नहीं है, जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं ना चुनाव के लिए आपके रोड में, वो जरूर आप बताइएगा, उसकी हमको प्रतीक्षा है कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं राजेश जी, आपकी जो तैयारियों की जनता के लिए अच्छा हो रहा है। अलग होगी और पायलट जी की अलग होगी। लेकिन अब क्या है कि मेन मुद्दा ये है कि अब देखिए सब चीजें आ गई, अब ये चुनावी प्रक्रिया कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से ईमानदारी के साथ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, अब कितने अच्छे तरीके से राजस्थान में चुनाव संपन्न होते हैं, क्योंकि आरक्षण वो सब चीजें, ओबीसी रिपोर्ट सब कुछ आ चुकी है, उसके बाद ये प्रक्रिया आई है। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि चुनाव कितने ट्रांसपेरेंट ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर राजस्थान की सरकार संपन्न कराती है, ये आगे का विषय होगा इसमें। बिल्कुल सही बात है। और ये जी इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई है कि आज जो बात कांग्रेस लगातार कह रही थी प्रदेश में कि भाई ये निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते, तो एक तरीके से आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अब कांग्रेस के लिए तो प्लस पॉइंट हो गया कि भाई आरक्षण भी आ गया, आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ आ गया। बीजेपी भी ये बात कह रही थी कि भाई ओबीसी को लेकर हम चलना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन नहीं करना चाहते। ऐसे में जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का साजिद जी जिक्र कर रहे हैं और जिन मुद्दों को नवल जी कह रहे हैं, रमेश नवल जी कह रहे हैं कि भाई मुद्दे नहीं है, तो क्या बड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा, उनका भी फायदा लिया जा सकता है इन निकाय और पंचायत चुनाव में, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था में एक मुद्दा लेकर आएंगे हम। अब आपने ओबीसी की बात करी, देखिए ओबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों में जो ओबीसी को प्रतिनिधित्व को लेकर जो जिला और वार्ड तस्वीरें सामने आई, उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, 41 जिले हैं परिषदों में, और जिसमें 1403 सीट है। 1403 सीटों में 192 सीटों पर ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश की गई है, और 4 जिलों में जिला परिषद पर भी ओबीसी आरक्षण जो है ना वो शून्य प्रस्तावित है। तो ये सब चीजें प्लान्ड है। जो ओबीसी का मुद्दा था ना, ओबीसी में आप देखो ना 60 सीटें ओबीसी को वहां दे दी, बिल्कुल। तो ये मतलब एक अलग से वो कर दिया ना, तो ये मतलब चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं, और मतलब मैं कहता हूँ पिछले जो आधार थे ना, उन आधारों को दरकिनार करके नए तरीके से ये चीजें बढ़ाई गई। और ओबीसी की 60 में भी 21 जो है 21 ओबीसी महिलाओं के लिए कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज हुई है। हमेशा होता रहा है, रोटेशन भी होता रहा है हमेशा, और हमेशा इस तरीके से अलग अलग ये महिलाओं को, ओबीसी को अलग अलग सीटों का होता रहा है। ये हर 5 साल में ये कोई वो नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तो लॉटरी निकलती है, महिलाओं का रहता है, ओबीसी का रहता है, सामान्य नहीं, ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा है ना सर। बिल्कुल, वो जरूरी नहीं था, वो उनका अधिकार था। ओबीसी रिपोर्ट का मेन उद्देश्य यही था कि जो हमने एक ओबीसी की रिपोर्ट अभी तक वायरल नहीं की इन्होंने, तो उसके आधार पर बढ़ा के ये बात एक अलग है कि ओबीसी में भी एक चीज निकल गई, ओबीसी की रिपोर्ट इन्होंने वायरल की नहीं है और उसके आधार के ऊपर इन्होंने बढ़ा भी दिया। ये एक समझ से बाहर है। नहीं, देखिए ओबीसी रिपोर्ट सरकार ने जारी नहीं की है, लेकिन ये बढ़ाई, ये तो निकाय बढ़े, इजी ये निकाय बढ़े हैं, इजी निकाय बढ़ाए गए हैं, पंचायतें खत्म करके वो जो निकाय बढ़ाए गए वही बढ़े। अपन ये नहीं समझ सकते, मान सकते कि भाई उसके आड़ के अंदर इन्होंने कोई निकाय का परसेंटेज बढ़ा दिया, ठीक है ना। इन्होंने तो जब अभी इन्होंने नगर पालिकाएं बढ़ाई थी, ज्यादा की थी इन्होंने, ठीक है ना, वो जब नगर पालिकाएं ज्यादा चेंज हुई तो नेचुरल वो 309 हो गई। अब 309 के हिसाब से होगा। पहले देखो हमारा जो एरिया है वो तो उतना ही है, हमको सब कुछ करना उसके अंदर ही, कोई हम बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं सकते कि दूसरे पहले सीटें कम, बिल्कुल। अब सीटें ज्यादा है नगर पालिका, एरिया तो हमारा वही। ठीक है। अब सीटें बढ़ गई तो नेचुरल है, सीटें बढ़ेगी, समाने की भी सीटें बड़ी होगी, ओबीसी भी ज्यादा हुई होगी। साजिद जी शॉर्ट कोट चाहूंगा मैं समझता हूँ इसमें जो ओबीसी आरक्षण और आरक्षणों पे जो बात की जाती है ना, वो मुद्दा अब गौण हो गया है। अब तो निर्वाचन व्यवस्था की भी बात ओबीसी की, आपको ओबीसी की रिपोर्ट वाली, ओबीसी की रिपोर्ट हमारे साथी जो बैठे हैं रमेश जी, मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि आप ओबीसी की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी आप वायरल करें, ताकि दुनिया उसको पढ़ करके उसके ऊपर कोई अगली जो लॉटरी निकल जा रही है उसके ऊपर काम हो। जो स्थानीय पब्लिक करने की बात कर रहे हैं ना सर, पब्लिक करने की बात कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में लेकर आए, पब्लिकली डोमेन के अंदर वायरल कर, सर निवेदन, पब्लिकली डोमेन आ जाती है, उसके बाद के अंदर पब्लिक डोमेन चलिए ठीक है, समय थोड़ा कम है साजिद जी, ठीक है, आप लोग एकजुटता से इस निकाय चुनाव को लड़ पाएं, यही हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रमेश नवल साहब कह रहे हैं कि आप पार्टी धड़ों में बटी हुई है, वो धड़ा अगर बट गया तो शायद फायदा नहीं उठा पाएंगे आप इस निकाय चुनाव में। जैसा कि
ईश भारद्वाज जी ने भी कहा है। अब मुद्दों को बना पाएंगे ये एक बेहद अहम बात है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर जो तैयारियां हैं, जो मुख्यमंत्री के ने हमेशा दावा भी किया है, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, एक बुकलेट भी जारी की, उसके आधार पर तमाम दावे किए हैं। अगर उसका फायदा बीजेपी को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि प्लस पॉइंट बीजेपी के पक्ष में रहेगा। देखना होगा कि किसकी क्या कुछ तैयारी नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।